हेलो फ्रेंड्स, सत्यनाथ टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जो हमारा पेपर 6 है, पेपर 6 में जो आपको ऐसे लिखना है, निबंध, हिंदी का आपको निबंध लिखना है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उस निबंध को आपको किस प्रकार से लिखना है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा कि निबंध को आपको किस प्रकार से लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है कि नहीं लिखना, पॉइंट में लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, क्या क्या गलती नहीं करनी है, क्या क्या करना है, किस प्रकार से आप अपना प्रस्तावना लिख सकते हो, किस प्रकार से आप उसकी मेन बॉडी लिखोगे, किस प्रकार से आप उसका निष्कर्ष लिखोगे। तो इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे कि निबंध को, अच्छे निबंध को किस प्रकार से लिखना है। तो देखिए, निबंध लेखन जो आपका है वो पेपर 6 में है, जो आपका सबसे लास्ट का पेपर होगा पेपर 6, उसमें निबंध लेखन है। 2019 तक केवल पेपर 6 जो था उसमें निबंध लेखन अकेला था। आपको एक 1000 वर्ड का निबंध लिखने के लिए दिया जाता था और 2 250 वर्ड के निबंध आपको लिखने के लिए दिए जाते थे। 100 नंबर का ये पेपर होता था 2019 में। 2020 में भी 100 नंबर का पेपर है। तो लेकिन इसमें आपको साथ साथ अब आपको एक प्रश्न प्रारूप लेखन का भी देखने को मिलेगा। प्रारूप लेखन भी आपको, जो आपके सर्कुलर हैं, शासकीय शासकीय पत्र हैं, परिपत्र हैं, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बार का जो पेपर 6 है आपका, उसमें आपको 2 निबंध लिखने पड़ेंगे। एक निबंध जो है वो 1000 शब्दों का है। 1000 शब्द मतलब लगभग 10 पेज। तो आपको 10 पेज में निबंध को लिखना पड़ेगा। तो और इसके टॉपिक भी आपको इस बार क्या कहते हैं, सिलेबस में दिए गए हैं। इन्हीं टॉपिक से आपका निबंध पूछा जाएगा, ठीक है ना। और जो आपका एक और निबंध जो आपको द्वितीय निबंध होगा वो 500 वर्ड का निबंध होगा। मतलब आपको 5 पेज लिखना है उसमें। 500 वर्ड का निबंध रहेगा, 5 पेज उसमें आपको लिखने हैं, ठीक है। और 5 पेज मतलब 500 वर्ड, ठीक। और ये आपका रहेगा समसामयिक समस्याओं एवं निदान पर। मतलब जो आपके करंट में जो इशू चल रहे हैं, करंट में आपको कोई भी इशू चल रहा है उसके ऊपर ये निबंध रहेगा। चाहे वो नक्सली घटना हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम हो, कोई नया मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हो, ठीक है ना। कोविड-19 की जो समस्या चल रही है उसके ऊपर आपसे निबंध पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के निबंध आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं लेक्चर की और देखते हैं कि निबंध को किस प्रकार से लिखना है। तो मैंने जो मेन जो चीज़ें हैं उनको पॉइंट आउट कर लिया, तो उनको हम देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जब आपके सामने निबंध आता है तो सबसे पहले आपको निबंध के विषय को, ठीक है ना, विषय, निबंध का जो विषय है उसको अच्छे से समझ लेना है कि निबंध का विषय हमसे क्या क्या आ रहा है, ठीक है ना। कि निबंध का जो सब्जेक्ट जिस पर हमें लिखने के लिए दिया गया है, जो आपको हेडिंग दी गई है, उसको आपको किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो वो अच्छे से क्लियर हो जाए आपको कि इस विषय पर हमें निबंध लिखना है। फिर दूसरा मेन इम्पोर्टेंट काम रहता है रूपरेखा तैयार करना। कोई भी निबंध जो आपको लिखना है 1000 पेज और 500 वर्ड का, जिसमें आपको सबसे पहले अपनी रूपरेखा, पीछे का जो आपका रफ पेज होता है, आपकी जो कॉपी मिलेगी उसमें पीछे एक रफ कार्य के लिए पेज रहता है। जब आप मेंस की परीक्षा में बैठोगे तो आयोग की तरफ से आपको क्या मिलेगी, कॉपी मिलेगी। तो उसमें आपको पीछे रफ पेज दिया होगा। तो उस रफ पेज में आपको इंट्रो मतलब प्रस्तावना से लेके मेन बॉडी, इन सब के पॉइंट आपको लिख लेने के, इन हेडिंगों के अंतर्गत हम इसको निबंध को लिखेंगे, ठीक है ना। फिर हम देख लेते हैं फॉर्मेट, निबंध का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो देखो, निबंध जो होता है, निबंध जितने भी वर्ड का होता है उन वर्ड के 10% आपकी भूमिका होती है। जो शुरू का जो पैराग्राफ आपका होता है भूमिका, इसको प्रस्तावना बोलते हैं, वो 10% लिखी जाती है। जैसे आप 1000 वर्ड का निबंध लिखोगे, आप 1000 वर्ड का निबंध लिखेंगे तो 10% मतलब 100 वर्ड, मतलब एक पेज की आपकी क्या रहेगी, भूमिका रहेगी। फिर आपकी जो मुख्य विषय वस्तु, इसको हम बोलते हैं मेन बॉडी निबंध की, ठीक है ना, वो 80% रहती है पूरे निबंध का, ठीक है ना। तो 8 पेज में लगभग उसको आपको लिखना है। एक पेज में आपकी भूमिका या प्रस्तावना, इसको बोलते हैं, निबंध की शुरुआत हम कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसकी जो मेन बॉडी रहती है वो आपको 80% आपको मेन बॉडी रखनी पड़ती है। और जो आपका निष्कर्ष रहता है, निष्कर्ष भी 10% रहता है पूरे निबंध का, ठीक है ना। जैसे 1000 वर्ड का निबंध है, जैसे मान लीजिए 1000 वर्ड का क्या है, निबंध। तो 1000 वर्ड के निबंध में एक पेज का आपका निष्कर्ष, 1000 वर्ड का 10% क्या हुआ, 100 वर्ड। और एक पेज में लगभग 100 वर्ड माने आते हैं। जो आपको कॉपी मिलेगी इस बार जो 2019 में जो कॉपी दी गई थी उसमें फिक्स 10 पेज दिए गए थे आपको लिखने के लिए, 1000 वर्ड के निबंध के लिए। तो इस बार जो आपको कॉपी मिलेगी वो, उसमें भी आपको 10 पेज फिक्स दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से करना है। 10% भूमिका रहेगी, मतलब एक पेज की भूमिका लिखनी है, एक पेज का निष्कर्ष लिखना है, मुख्य विषय वस्तु 8 पेज में आपको लिखनी है। और निबंध में आपको बता दूं मैं कि बिल्कुल भी पॉइंट का उपयोग नहीं करना। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट का उपयोग नहीं करना है।
जैसे कि आप अभी अपनी क्लासों में, अपने कॉलेजों में, अपने स्कूल में जैसे भी निबंध लिख के आते रहे हो, ठीक है ना, उसमें आप इंट्रोडक्शन डाल देते हो, ऐसा लिख के इंट्रो लिख के इंट्रो चालू करते हो, या प्रस्तावना लिख के आप इंट्रो चालू, इस प्रकार से आपको हेडिंग नहीं बनानी उसमें। जो आप MPPSC निबंध लिखेंगे उसमें आपको बिल्कुल भी हेडिंग नहीं बनानी है कि आपने कोई हेडिंग बना दी, ये लाभ लिख दिया यहाँ पर, लाभ, क्या आप कोई चीज़ की लाभ बता रहे फिर लाभ ऐसी हेडिंग बना दिया आपने। अब उस प्रकार से हेडिंग नहीं बनानी है, आपको केवल टोटल पैराग्राफ में चलना है। आपको पैराग्राफ से शुरू करना है, पैराग्राफ, एक पैराग्राफ खत्म होता है, यहाँ से पैराग्राफ फिर चालू करो, फिर ऐसे पैराग्राफ, इस प्रकार से पैराग्राफ में आपको लिखने हैं। कहीं पे भी आपको पॉइंट नहीं डालने हैं, इस प्रकार से पॉइंट में आपको लिखना नहीं है। कहीं पे भी आपको निबंध नहीं डालना है। मान लो आपने कोई चीज़ की विशेषता बता रहे, आपने विशेषता डाल के ऐसी हेडिंग बना देते हैं हम, उस प्रकार से लिख देते हैं, तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल नहीं करना है निबंध में, ठीक है। तो पॉइंट का उपयोग नहीं करना है, इस प्रकार से हेडिंग नहीं बनानी है, ठीक है। चौथा पॉइंट जो हमारा है वो है निबंध को क्या करना है, पैराग्राफ में लिखना है, अनुच्छेद में। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, पैराग्राफ मतलब ऐसा पूरा आपको लिखना है, इस प्रकार से पॉइंट नहीं बनाने आपको, ठीक है, समझ रहे ना। एक पैराग्राफ खत्म होता है फिर दूसरे पैराग्राफ में आपको लिखना चालू करना है, लेकिन पॉइंट आपको नहीं बनाना। पॉइंट हम पिछली जो हमारे कॉलेजों में, स्कूलों में हम करके आते हैं उसमें हम पॉइंट बनाते हैं, लेकिन MPPSC हो गया, UPSC हो गया, इनमें पैराग्राफ में निबंध लिखा जाता है। यूट्यूब पर आप देखोगे तो जो बहुत सारे टॉपर जो हैं UPSC के, MPPSC, उनके आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उन्होंने जो ऐसे लिखी है, ऐसे राइटिंग की है, तो उनकी ऐसे राइटिंग देख के आप समझ सकते हो किस प्रकार से करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम जो होते हैं, ब्लॉक डायग्राम होते हैं, ठीक है ना, वेन आरेख होते हैं, आंकड़े होते हैं, इन सब का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में उपयोग करना है। कभी भी जब आप प्रस्तावना लिखो तो प्रस्तावना में बहुत ज़्यादा आंकड़े आपको नहीं दे देना है, ठीक है ना। आपने बहुत ज़्यादा आंकड़ों से भर दिया, आपको आंकड़े देने हैं थोड़ी बहुत देने हैं, ठीक है ना। आप जो आपकी मेन बॉडी रहती है, ठीक है ना, प्रस्तावना में आपको वेन आरेख इन सब का उपयोग नहीं करना। आपकी जो मेन बॉडी है उसमें यदि आप कोई ऐसा डायग्राम बना रहे हो, ठीक है ना, इस प्रकार वाला डायग्राम कोई ऐसा बना रहे हैं आप, ठीक है ना, जिसमें आप कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो बना सकते हो आप, ठीक है। आप इस प्रकार का कोई ग्राफ बना रहे हो, इस प्रकार से ग्राफ बनते हैं, ठीक है ना। तो मेन बॉडी में आप बना सकते हो इन ग्राफों को, इस प्रकार से आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है ना, लेकिन इनको सीमित मात्रा उपयोग करना, ज़्यादा आपको उपयोग नहीं करना है इनको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपका जो 6 पॉइंट जो है वो आपका है आयाम। आप कोई भी विषय पर लिखना चालू करोगे, आप कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना, कोई भी विषय हो निबंध का, उस पर आप लिखना चालू करोगे तो आपको बहुत सारे आयामों में उसको करना है, ठीक है ना। जैसे आपके ऊपर कोई भी समस्या, जैसे कोई समस्या पर आ गया, कोई सामाजिक समस्या पर निबंध आ गया, तो उसको आपको उसके इतिहास के ऊपर लिखना है। आपको उसके भूगोल पे, कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा हो रही है सामाजिक समस्या, आपको उससे जुड़ी राजनीतिक चीज़ों को बताना है, उससे जुड़ी सामाजिक मान्यताओं को आपको बताना है, उससे जुड़ा विज्ञान को बताना है, मनोविज्ञान को बताने की कोशिश करना है कि लोगों की साइकोलॉजी क्या है, कि समस्या क्यों हो रही, ठीक है ना। पर्यावरण पर, अर्थव्यवस्था पर, नीति शास्त्र पर, प्रशासन पर, दर्शन पर, इन सारे एक्सपेक्ट जितने भी आयाम हो सकते हैं, जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं, उन पर आपको उस विषय को क्या करना है, खोलने की कोशिश करना है निबंध में, क्योंकि आपके पास में काफ़ी स्पेस रहेगा। तो आपको जब आप इन सब चीज़ों को सोचोगे कि हम इतने सारे जो हमारे क्या कहते हैं आयाम हैं, इनमें हम निबंध को कर सकते हैं, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति हो गई, समाज हो गया, विज्ञान हो गया, मनोविज्ञान हो गया, ठीक है, पर्यावरण हो गया। ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंटों में आप इसको खोल पाओ, हर सब्जेक्ट, हर जो विषय आपका रहेगा निबंध का वो नहीं खुलेगा, ठीक है ना, सब उसमें, लेकिन आपको करना है इनको, ठीक है ना। प्रशासनिक, जो प्रशासन से जुड़े निर्णय है, प्रशासन से जुड़ी कोई नीति है, किसी कुप्रथा से संबंधित है, ठीक है ना, किसी समस्या से संबंधित है, उन सबको आपको लिखना है। तो इतने सारे आपके आयाम हो सकते हैं, और भी आपके आयाम हो सकते हैं। इन आयामों में आपको क्या करना है, निबंध को खोलने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, निबंध के लिए जो कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए थे वो हो गए कि निबंध को किस प्रकार से करना है, ठीक है ना। फिर एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इंट्रो को क्या करना है, जो आपको प्रस्तावना रहेगी उसमें आपको प्रस्तावना जब भी लिखो तो ऐसे हेडिंग डाल के मत लिखना प्रस्तावना, वहाँ पे ऐसे प्रस्तावना हेडिंग डाल दी फिर इस प्रकार से ऐसे बना रहे, ऐसा नहीं। प्रस्तावना को आपको चालू करना है, इस प्रकार से लिखना चालू करना है, एक पैराग्राफ, ज़्यादा हुआ 2 पैराग्राफ, वैसे कोशिश करिएगा कि एक पैराग्राफ में आपकी प्रस्तावना हो जाए, जी एक पेज में आपकी प्रस्तावना हो जाएगी, ठीक है।
उसके बाद में जो आपके 8 पेज रहेंगे वो मेन बॉडी के रहेंगे। 8 पेज जो आपको मिलेंगे वो मेन बॉडी के रहेंगे। उसमें आपको इस प्रकार से अनुच्छेद बना बना के लिखना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लिखते जाएंगे उनमें पेजों में। इस प्रकार से एक अनुच्छेद के बाद दूसरा अनुच्छेद, मतलब एक पैराग्राफ के बाद में दूसरा पैराग्राफ, इस प्रकार से करते जाएंगे, ठीक है। उनमें आप लिखते जाएंगे, कहीं पर भी पॉइंट नहीं लिखोगे। फिर जो लास्ट का जो आपका पेज रहेगा वो आपका निष्कर्ष के लिए रहेगा। निष्कर्ष भी आपका एक पैराग्राफ इस प्रकार से एक पेज में और 2 पैराग्राफ में आपको कंप्लीट कर देना है, ठीक है, निष्कर्ष को। और जो आपकी मेन बॉडी रहेगी, मेन बॉडी में आप 8 से 10 पैराग्राफ बना सकते हो 100 वर्ड के, क्योंकि मेन बॉडी में आपको 80% मतलब 8 पेज आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप उसमें कई सारे पैराग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद में आपको बताता हूँ मैं भूमिका लिखने के प्रकार। जो आप प्रस्तावना जो आप लिखते हो, ठीक है ना, शुरुआत में निबंध के, ठीक है ना, तो उसके लिए कुछ सुझाव और भूमिका कितने प्रकार से लिखी जाती है, कितने प्रकार से लिखी जाती है भूमिका, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो देखो भूमिका के लिए सुझाव क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले ये आपको बहुत ज़्यादा तथ्य, बहुत ज़्यादा सूचनाएं देने से बचना है। यदि आपको तथ्य देने हैं भूमिका में तो क्या करना है, बहुत कम मात्रा में देने हैं। 1-2 आंकड़े बता दो आप, ठीक है ना। 1-2 आंकड़े आप 2-3-4 आंकड़े बता सकते हो। ऐसा नहीं कि आप पूरा पेज आप तथ्यों से भर दे रहा है, जगह जगह की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे रहा है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। भूमिका ना ही क्या होनी चाहिए, छोटी, ना ही बहुत लंबी होनी चाहिए। निबंध के कुल आकार का 10% होना चाहिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि निबंध के कुल आकार का 10% होती है भूमिका। जैसे 1000 शब्दों के निबंध में 100 से 150 शब्द की भूमिका आप लिख सकते हो, ठीक है। भूमिका एक पैराग्राफ में समाप्त हो जाए तो बेहतर है। जो एक पैराग्राफ की भूमिका होती है वो अच्छी मानी जाती है। यदि आप 2 में कर रहे हो तो ठीक है, और यदि 3 में कर रहे हो तो सामान्य होती है भूमिका, ठीक है ना। 3 पैराग्राफ, जब बहुत ज़्यादा आपको लगे कि नहीं 3 पैराग्राफ बनानी पड़ेंगे, तो आपको क्या करना है, भूमिका में 3 पैराग्राफ बनाने हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ भूमिका लिखने के प्रकार की, भूमिका किस किस प्रकार से लिखी जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रकार है प्रसिद्ध कहानी, घटना या उदाहरण पर आधारित भूमिका। जब कोई भी आपको सामने टॉपिक आया निबंध लिखने के लिए, तो आप उस निबंध की शुरुआत कर सकते हो कोई आप प्रसिद्ध कहानी से, कोई प्रसिद्ध घटना है, ठीक है ना। जैसे आतंकवाद पर लिखने के लिए आया तो आप शुरुआत कर सकते हो 26/11 के हमलों से, समझ आप। तो इस प्रकार से आप किसी घटना, किसी कहानी, उदाहरण, कोई घटना, जैसे नक्सलवाद पर लिखने आया तो नक्सलवाद के पहले आप उस घटना का जिक्र करते हुए, ठीक है ना, और फिर उस घटना को निबंध से जोड़ते हुए आप कर सकते हो। तो प्रस्तावना की शुरुआत उस घटना से आप कर सकते हैं, समझ आप। लेकिन वो बशर्ते जो आप घटना लिख रहे हो वो आपकी क्या होना चाहिए, निबंध के विषय से संबंधित होनी चाहिए, और लास्ट में वो निबंध के विषय से जुड़नी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की कोई कहानी, घटना आप लिख सकते हो। ये एक प्रकार हो गया प्रस्तावना लिखने का, जो हम शुरुआत करते हैं निबंध की। फिर हो गया क्या, कविता या प्रसिद्ध कथन से आरंभ होने वाली भूमिका। कोई कविता हो गई, कोई प्रसिद्ध कथन होगा, कोई किसी का कोट हो गया, कोई महापुरुष का, ठीक है, उसने कुछ बोला हो, ठीक है। तो इनसे क्या आप कर सकते हो, आरंभ कर सकते हो। जनरली लोग इसी प्रकार की भूमिका बनाते हैं। कोई कविता से चालू करते हैं, किसान आंदोलन आया, मान लो किसान आंदोलन, किसानों के ऊपर कोई अच्छी कविता, तो आप उसको लिख दो। जो 3 कृषि कानून चल रहे थे वो बर्निंग टॉपिक है, वो आपको 500 वर्ड के निबंध में आ सकता है, और उनको वापस ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में, तो वो आपसे पूछे आ सकते, ठीक है ना। नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, वो आपसे पूछी आ सकती, ठीक है, नई शिक्षा नीति आपसे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको करंट के टॉपिक आ सकते हैं। कोई बड़ी नक्सलवादी घटना हो गई, जम्मू कश्मीर इशू के ऊपर आपसे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इनको आपको तैयार रखना है। और जो आपके करंट के ऐसे जो रहेंगे, करंट के ऐसे के लिए आपका सोर्स जो रहेगा, जो आपकी मैगजीन होती हैं, घटना चक्र हो गई, प्रतियोगिता दर्पण हो गई, क्रॉनिकल हो गई, इन मैगजीन में क्या होता है, आलेख आते हैं। आलेख मतलब निबंध आते हैं उनमें। उन निबंध को का संग्रह आपको अपने पास रखना है, उन निबंध को पढ़ते रहना है, और उसी करंट टॉपिक से आपको कोई टॉपिक आ जाएगा। कोविड-19 के ऊपर जहाँ तक संभव आएगा निबंध, मैं 500 वर्ड के निबंध की बात कर रहा हूँ, और जो 1000 वर्ड का निबंध है उसके टॉपिक तो इस बार आयोग ने दिए हुए हैं, तो उन्हीं टॉपिकों में से कोई एक आपके लिए आएगा निबंध, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं तीसरा प्रकार। तो ये आपकी क्या होगी, कविता प्रसिद्ध कथन से, ठीक है ना। फिर हम देख लेते हैं तीसरा प्रकार क्या है। तीसरा प्रकार है आपका किसी नकारात्मक धारणा के खंडन से शुरुआत करना, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रकार बता रहा हूँ प्रस्तावना लिखने की। शुरुआत में जो आपको एक पेज की प्रस्तावना लिखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके इसको लिखने के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो किसी नकारात्मक धारणा से क्या करना, खंडन करना। जैसे कोई भी किसी भी कुप्रथा पर मान लो निबंध आता है, ठीक है, तो आप
या मान लो महिला सशक्तिकरण पर आपसे निबंध पूछा गया, तो महिलाओं के बारे में जो नकारात्मक धारणा होती है, तो आप उस धारणा से आप शुरुआत कर सकते हो, ठीक है ना। उस धारणा को आप बताओगे कि समाज में किस प्रकार से महिलाओं को कमतर आंका जाता है। फिर बाद में उस धारणा का क्या करना है, खंडन करना है। और वो जो धारणा जो आप लिख रहे हो, नकारात्मक धारणा, वो आपकी क्या होना चाहिए, जो आपका निबंध का जो विषय वस्तु है उससे बाद में क्या होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप कोई नकारात्मक धारणा को आप साइंस टेक के कोई निबंध, जलवायु परिवर्तन पर कोई निबंध आया उससे आप जोड़ रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निबंध आ गया उसमें आप जोड़ रहे हो। तो इस प्रकार से नहीं, हर निबंध को लिखने का अपना अपना एक तरीका है। तो ये एक और प्रकार है आपका काय का, नकारात्मक धारणा के खंडन से शुरुआत करना, प्रस्तावना का प्रकार है। फिर एक और प्रकार होता है प्रस्तावना लिखने का, वो होता है अपने निजी अनुभव से आरंभ करना, ठीक है। तो आप अपने निजी अनुभव जो होता है जीवन का, कोई घटना का, उससे क्या करते हैं आप प्रस्तावना को शुरुआत कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो इस प्रकार की जो प्रस्तावना होती हैं वो क्या होती है, ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके विचारों की केंद्रीयता रहती है। इससे नकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण होता है चेक करने वाले के मन में आपके प्रति, कि आप अपनी धारणा को लिख रहे हो। तो इससे जहाँ तक आपको बचना है, ठीक है ना, इस प्रकार की भूमिका लिखने से। लेकिन इसको भी आप अपना सकते हो जब आपको समझ में नहीं आए। फिर पांचवा प्रकार जो है वो है विषय के शब्दों का स्पष्टीकरण करने वाली भूमिका। कई निबंध के विषय जो होते हैं वो जटिल होते हैं, उसमें सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है कि विषय को हम समझाएं कि आखिर विषय क्या क्या रहा है, ठीक है ना। जैसे आपको निबंध लिखने आ गया इंडिया बनाम, ठीक है, ये इंडिया लिखा है, ये बनाम लिखा है, ये भारत। इंडिया बनाम भारत पर निबंध लिखिए, आपको लिखने के लिए आ गया इंडिया बनाम भारत पर निबंध लिखो। तो अपने आप में ये जटिल है कि इंडिया भी एक ही चीज़ है, भारत भी एक चीज़ है, आप कह रहे हैं इंडिया बनाम भारत पर निबंध लिखो। तो इंडिया बनाम भारत का मतलब क्या है, इंडिया से मतलब है मॉडर्न इंडिया, जिसमें इसरो है, जिसमें हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम मिसाइल प्रौद्योगिकी बना रहे हैं, जिसमें हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, वो क्या है, इंडिया है, वो मॉडर्न इंडिया है। और एक भारत, ठीक है ना, भारत मतलब वो क्षेत्र भारत का जो अभी भी क्या है, गरीब है, जो अभी भी पिछड़ा है, जो जहाँ पर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची, जहाँ पर अभी तक सुविधाएं नहीं पहुँची। तो तो इसका मतलब वो इंडिया बनाम भारत, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जब आपके सामने टॉपिक आएंगे तो आपको क्या करना है, इन शब्दों को क्या करना है, स्पष्टीकरण देना है, इनको स्पष्ट करना है। तो भूमिका में आप इन शब्दों का स्पष्टीकरण कर सकते हो। तो ये आपकी कुछ हो गई क्या, भूमिका लिखने के प्रकार हो गए। और भी कई सारे प्रकार होते हैं, आपके काम भी केवल इतने ही थे, तो मैंने आपको इतने बता दिए ये, ठीक है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं मुख्य विषय वस्तु लिखना। मुख्य विषय वस्तु किस प्रकार से लिखना है, इसको हम देख लेते हैं, मुख्य विषय वस्तु किस प्रकार लिखी जाएगी। तो देखते हैं, यह निबंध का क्या होता है, 75 से 80% भाग होता है। मतलब 1,000 वर्ड का निबंध होगा आपको 10 पेज का, उसमें आपको 8 पेज में मुख्य विषय वस्तु को लिखना है। मुख्य विषय वस्तु के लिए क्या करना है, पहले रफ पेज में बिंदुओं का क्या कर लेना है, निश्चित तार्किक क्रम बना लेना है, वह उन्हीं के अनुसार लिखना है। आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि रफ पेज में आप पूरी रूपरेखा तैयार कर लो अपने निबंध की, इंट्रो से लेकर निष्कर्ष तक क्या क्या डालना है आपको, तो उन्हीं के अनुसार आपको लिखना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कौन से टॉपिक हमें लिखना था, ठीक है ना। फिर मुख्य विषय वस्तु को इस प्रकार लिखना है कि हर पैराग्राफ अगले पैराग्राफ का स्वाभाविक अगला पड़ाव महसूस हो। आप इस लाइन का अर्थ समझ रहे होगे, ठीक है ना। मतलब कि आप जब मुख्य विषय वस्तु को लिखना चालू करोगे तो एक पैराग्राफ आपने लिखा, फिर उसके बाद में आप इस प्रकार से दूसरा पैराग्राफ लिखना चालू कर दिया, फिर इस प्रकार से आपने तीसरा पैराग्राफ यहाँ से लिखना चालू कर दिया। तो ये सारे जो पैराग्राफ हैं आपको ये इंटरलिंक होने चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि इस पैराग्राफ के बाद ये वाला पैराग्राफ लिखना ज़रूरी था, इस पैराग्राफ के बाद में ये वाला पैराग्राफ लिखना ज़रूरी था, या इस पैराग्राफ का ये वाला पैराग्राफ जो है अगला पैराग्राफ वो क्रम है आगे का, समझ रहे ना आप। तो इस प्रकार से आपको बातें करना है। ऐसा नहीं करना आपको कि पहले आपने हानि बता दी, फिर लाभ बता दिए, फिर आप कहीं मत बता दिया, फिर कोई घटना बता दी। तार्किक क्रम होना चाहिए आपका, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि हर पैराग्राफ लोग क्रम में व्यवस्थित है। तो ये आपको करना है क्या है, मेन बॉडी में। फिर मुख्य विषय वस्तु में क्या होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, प्रभाव का बना रहना जरूरी है, ठीक है। और मुख्य विषय वस्तु को पैराग्राफ में ही लिखना है आपको, ठीक। मुख्य विषय वस्तु को पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट नहीं लिखना है। 50 शब्द 100 शब्द के आपके कई सारे पैराग्राफ इसमें बना सकते हो, ठीक है ना, मुख्य विषय वस्तु में। और मुख्य विषय वस्तु में आप क्या कर सकते हो, ग्राफ भी डाल सकते हो, वेन आरेख भी डाल सकते हो, प्रसिद्ध कथन
को भी डाल सकते हैं आप, ठीक है ना। सीमित मात्रा में इनका उपयोग करना है। कोई आप मान लो आपने मुख्य विषय वस्तु के 3 पेज लिख लिए, 3 पेज के बाद में आपको कोई ग्राफ डालना आप डाल सकते, बेनारे डालना आप डाल सकते। कोई प्रसिद्ध कथन लिखना है, कोई कविता लिखनी है तो आप लिख सकते हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, आपका जो अगला पैराग्राफ है उससे लिंक होनी चाहिए, फालतू की बात उसमें नहीं लिखनी है आपको। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मुख्य विषय वस्तु को लिखना है। फिर लास्ट में जो आपकी बात आती है वो निष्कर्ष। देखो कोई भी निबंध है उसकी प्रस्तावना लिखना, ठीक है ना। प्रस्तावना को अच्छे से लिखना जरूरी है और लास्ट में आपको निष्कर्ष को लिखना जरूरी है। जो आपको जो कॉपी चेक करता है वो प्रस्तावना को आपकी देखता है, यदि आप उसकी प्रस्तावना आपको अच्छी लगती है तो थोड़ा बहुत आपके निबंध को पढ़ेगा, ठीक है ना। आपको जो 10 पेज का निबंध होगा वो तभी पढ़ा जाएगा जब आपकी प्रस्तावना अच्छी होगी। और फिर जब और लास्ट होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष का जो 1 पेज होता है उसको अच्छा लिखना जरूरी होता है, क्योंकि निष्कर्ष जो होता है, निष्कर्ष के आधार पर क्या करता है वो आपके नंबर को डिसाइड करता है, ठीक है ना। निष्कर्ष में यदि आप अच्छा निष्कर्ष नहीं लिख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके नंबर में वो फ़र्क आ जाएगा, ठीक है ना। 5-10 नंबर आपको कम मिलेंगे। तो देखो निष्कर्ष को किस प्रकार से करना है। तो देखो यह निबंध का क्या होता है, 10% हिस्सा होता है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि 10% इंट्रो होता है, मतलब प्रस्तावना होती है, 10% निष्कर्ष होता है। और इसको 1 पैराग्राफ या फिर 2 पैराग्राफ में आपको निष्कर्ष को ख़त्म कर देना है, लास्ट का निष्कर्ष, ठीक है ना। निष्कर्ष में पूर्णता का एहसास होना चाहिए। निष्कर्ष जो होता है उसमें पूर्णता का एहसास हो, मतलब जो आपने ऊपर जितनी बातें करी है उनका क्या हो, समावेश हो निष्कर्ष की लाइनों में, ठीक है। जो विषय जटिल है उनमें निष्कर्ष को संपूर्ण विषय के सार के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। जो कोई भी विषय जटिल होता है जिसके ऊपर आप निष्कर्ष, जिसके ऊपर आप निबंध लिखा है, उसका जो सार होता है, जो आपने मेन बॉडी में जो लिखा है उसका सार, समरी को आप निष्कर्ष में लिख सकते हो। तो ये हो गया निष्कर्ष। फिर देख लो निष्कर्ष के भी प्रकार हैं, ठीक है ना। निष्कर्ष के कुछ प्रकार हैं निष्कर्ष बनाने के। तो देखो प्रकार कौन कौन से। पहला है समाधान या संभावना पर आधारित निष्कर्ष। तकनीकी और भावनात्मक का स्पर्श हो उसमें। समाधान या संभावना पर आधारित निष्कर्ष, आपने कोई भी समस्या के ऊपर, नक्सलवाद के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर, जलवायु परिवर्तन के ऊपर, सुशासन के ऊपर, मीडिया के ऊपर, किसी भी टॉपिक पर आपने क्या किया, लिख दिया आपने निबंध। लास्ट का जो आप निष्कर्ष लिखोगे वो आप क्या करोगे, समाधान या संभावना बताने की कोशिश करोगे निष्कर्ष में कि भाई ये समाधान हो सकते हैं, क्या मीडिया की भूमिका के और संभावना क्या क्या है, नक्सलवाद के क्या क्या समाधान हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तन में क्या क्या समाधान हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समाधान या संभावना पर आधारित क्या कर सकते हो, निष्कर्ष आप लिख सकते हो। दूसरा प्रकार है निष्कर्ष लिखने का चेतावनी या संभावित खतरों पर आधारित निष्कर्ष। आप लास्ट की लाइनों में चेतावनी दे सकते हो कि यदि इस प्रकार से हम अपने पर्यावरण के जो क्या कहते हैं हमारे घटक हैं उनका दोहन करते रहे, ठीक है ना, पर्यावरणीय स्रोतों का दोहन करते रहे तो एक दिन हम पछताएंगे, ठीक है ना। मतलब कोई भी जो भी आपको टॉपिक मिला उससे रिलेटेड आप इस प्रकार की चेतावनी आप दे सकते हो उसमें, ठीक है। संभावित खतरे बता सकते हो क्या क्या होगा, नगरीकरण के, तीव्र नगरीकरण के क्या खतरे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो भी आपका टॉपिक आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यदि मान लो लिखने आएगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो खतरे होंगे आप संभावना बताओगे। संभावना तो बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह यूज कर सकते। आप खतरों में बताओगे कि मानवीय श्रम का क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा, मानवीय श्रम कम होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ठीक है ना। मानवीय रिश्तों में टकराव उत्पन्न होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो ये सब चीज़ें आप लिखोगे लास्ट में। तो ये चेतावनी या संभावित खतरों पर आधारित निष्कर्ष हो गए आपके। कविता या प्रसिद्ध कथन पर आधारित निष्कर्ष, जैसे मैंने आपने इंट्रो में देखा था कि आप प्रसिद्ध कविता या कहानी से आप शुरुआत कर सकते हो या कथन से शुरुआत कर सकते हो। उसी प्रकार आप निष्कर्ष को भी किसी कविता या प्रसिद्ध कथन पर आधारित करके आप लिख सकते हो, ठीक है ना, बशर्ते वो सब्जेक्ट से क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए आपका। फिर एक और है आपका संपूर्ण निबंध के सार के रूप में। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा निष्कर्ष किस प्रकार से लिखना है, आपका निबंध का टॉपिक जटिल है, तो मेन बॉडी में आपने जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं उन्हीं पॉइंटों को आपको क्या कर देना है, लिख देना है। तो उन्हीं पॉइंटों को आपको लिख देना है निष्कर्ष में। तो इस प्रकार से आप निष्कर्ष बना सकते हो। इतने सारे प्रकार हैं निष्कर्ष लिखने, और भी प्रकार होते हैं लेकिन जनरली इन्हीं प्रकारों पर निष्कर्ष को लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आप निष्कर्ष को लिख सकते हो, ठीक है। फिर देख लो आप, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप कोई भी निबंध लिखते हो तो उसके ऊपर क्या करोगे, आप अपनी रूपरेखा तैयार करोगे। तो रूपरेखा को तैयार किस प्रकार से किया जाता है, तो कुछ 1-2 निबंध की मैं आपको रूपरेखा बताता हूँ कि रूपरेखा को आपको किस प्रकार से तैयार करना है, किस प्रकार से डिवाइड करना है उस चीज़ को, ठीक है ना। इस रूपरेखा को आपको रफ पेज में सबसे पहले अपनी कॉपी के, मेंस की जो आपको कॉपी मिलेगी आयोग की,
उसके बाद पेज में आपको इस प्रकार की रूपरेखा बना लेनी है। फिर उसी रूपरेखा के अनुसार अपने निबंध को लिखना चालू करना है। तो देख लो, जैसे आ गया आपके मान लो टॉपिक सुशासन और मीडिया। आप देखना अपना जो आपको 6 पेपर में आपका सिलेबस है उसमें 1000 शब्दों के सिलेबस में आपको एक टॉपिक मिलेगा सुशासन, ठीक है ना। तो सुशासन उसमें लिखा है सुशासन, लेकिन सुशासन का विभिन्न चीज़ों के साथ संबंध, जैसे सुशासन का मीडिया के साथ संबंध, सुशासन का प्रशासन से संबंध, सुशासन का सरकार से संबंध। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, सिलेबस को डिकोड भी करना है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, कि सुशासन के और चीज़ों से जोड़कर आपसे निबंध पूछे जाते हैं। तो सुशासन और मीडिया का पर आपसे निबंध पूछा जा सकता है 1000 वर्डों में। तो देखो इस प्रकार, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि भूमिका कैसे करते हैं। तो फिर सुशासन और मीडिया पर आ गया, तो सबसे पहले आप क्या करो, भूमिका में सुशासन को बता दो 4-5 लाइनों में सुशासन होता क्या है। फिर उसके बाद में आपको आप क्या बता दो, मीडिया को बता दो, मीडिया का सामाजिक अभिप्राय, मीडिया क्या होती है। फिर सुशासन में मीडिया की भूमिका क्या होती है, ठीक है ना, सुशासन में क्या है, मीडिया की भूमिका क्या है, इसको बता दो। फिर आप आते हो मध्य भाग, मतलब मेन बॉडी में आते हो, तो आप बता दो फिर सुशासन के प्रमुख तत्व व उनके निरूपण में मीडिया की क्षमता, मीडिया द्वारा सुशासन की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के प्रति उत्तरदायित्व निर्धारण, निष्पक्ष एवं तटस्थ पत्रकारिता के माध्यम से सुशासन की स्थापना में मीडिया का योगदान। ये सब मैं आपको मेजर हेडिंग बता रहा हूँ, ये आपको हेडिंग उसमें डालनी नहीं है, लेकिन लिखना आपको इन्हीं हेडिंगों में है, समझ रहे आप। या आप कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखोगे निबंध में भूमिका, तो भूमिका के बाद पॉइंट डालोगे, ऐसा कहीं भूमिका लिख के नहीं करना शुरुआत। आपको केवल एक हेडिंग डाल के यहाँ से नीचे से लिखना चालू करना है पैराग्राफ में। इन्हीं चीज़ों को आपको बढ़ा के एक पेज में करना है, ठीक है ना। जो आपको ये 5 पॉइंट आपने रूपरेखा तैयार की, इन्हीं 5 पॉइंटों को आपको लिखना है 7-8 पेज में, समझ रहे ना। सुशासन में मीडिया की भूमिका विस्तार से विवेचना, सुशासन में लोकतंत्र का चतुर्स्तंभ का प्रभाव, तो ये सब चीज़ें आपको लिखना है। तो कहीं पे भी इस प्रकार से हेडिंग नहीं डालनी है आपको, ये हेडिंग डाली, यहाँ लाइन खींची, फिर इसके बाद ऐसा करके निष्कर्ष लगा, इस प्रकार से नहीं करना। पूर्व उपसंहार, ठीक है ना, जो मीडिया का नकारात्मक पक्ष है सुशासन के लिए, उसको आप लिख सकते हो पूर्व उपसंहार है। पूर्व उपसंहार का मतलब होता है जो आप निष्कर्ष लिखने वाले हो, निष्कर्ष के पहले का निष्कर्ष, मतलब पूर्व निष्कर्ष, जहाँ से आप निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हो, ये वो चीज़ होती है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर लास्ट में आपको उपसंहार लिख देना है सुशासन और मीडिया पर जो आएगा। तो आपको लिखना है नकारात्मक पक्षों का त्याग करके मीडिया को स्वयं की सामाजिक जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा बुराइयों के खिलाफ शासन के साथ सहयोग करने संबंधी सुझावों के साथ सकारात्मक अंत। तो इस प्रकार से आप अंत करोगे। और जो आप क्या बता रहे हो, समाधान बता रहे हो। मैंने आपको एक प्रकार बताया था निष्कर्ष लिखने का, तो आप यही बता रहे हो, समाधान बता रहे हो मीडिया का, कि मीडिया को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। ये फिर देख लो जलवायु परिवर्तन, एक मैंने टॉपिक सुशासन में मीडिया लिया था, अब एक टॉपिक मैं ले रहा हूँ ये जलवायु परिवर्तन का। एक टॉपिक मैंने लिया जलवायु परिवर्तन, तो देखो इसमें आप भूमिका बनाओगे। ये रूपरेखा बता रहा हूँ मैं आपको किस प्रकार से आप पेज में रूपरेखा बनाओगे। फिर इस रूपरेखा के अनुसार आप अपने निबंध को लिखना चालू करोगे। तो भूमिका में आप कर सकते हो जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक कारण लिख सकते हो। आपका टॉपिक है जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती, ये आपको टॉपिक मिला। तो जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक कारण आप लिखना चालू करो। जलवायु परिवर्तन को थोड़ा सा बता दो 4 लाइनों में, ये हमने लिखा नहीं है, जलवायु परिवर्तन को थोड़ा बहुत बता दो। जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक कारण बता दो। जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी औद्योगिक प्रदूषण, इसको बता दो। मध्य भाग में कुछ पॉइंट आपको जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोड़ देने हैं, जैसे कि पेड़ पौधों के प्रति मानव की जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक, ठीक है ना। हिमनदों के पिघलने से बड़ी चिंताएं, जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि। तो जलवायु परिवर्तन के जो भी इफेक्ट पड़ रहे हैं, जो चीज़ें आप देख रहे हो जलवायु परिवर्तन से क्या क्या हो रहा, कोरल विरंजन हो रहा, ठीक है ना, उन सब को आपको लिखना है, ठीक है ना। फिर पूर्व उपसंहार में मतलब आप मेरी बॉडी में चल रहे हो, तो आप लिख सकते हो मानव जीवन और स्वास्थ्य पर संकट है जलवायु परिवर्तन का बहुत ज़्यादा। एसिड रेन जलवायु परिवर्तन से हो रही है, ठीक है ना। फसल प्रारूप में परिवर्तन जलवायु परिवर्तन से हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको डाल देना है। कोरल विरंजन हो रहा है, जो कोरल रीफ जो होते हैं, ठीक है ना, उनका क्या हो रहा है, विरंजन हो रहा है। समुद्री जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो ये इस प्रकार से। फिर लास्ट में आपको उपसंहार लिख देना है, ठीक है ना, कि जलवायु परिवर्तन से की समस्या से बचने के प्रति विभिन्न देशों की एकजुटता के साथ सुझावों की कठोरता से लागू करने बदलते हुए आशा संचार यंत्र, ठीक है। सकारात्मक अंत आपको लिखना है, वो आपको बताना है, ठीक है ना,
कि कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं जलवायु परिवर्तन के लिए। हाल ही में किया गया कौन सा प्रयास है, COP26, ठीक है ना, ग्लासगो में समिट हुई थी अभी शायद, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया उसमें। COP26 अभी शायद लेटेस्ट है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हर साल होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, इन सबको आपको बताना है कि क्या क्या प्रयास कर रहा है इंडिया, ठीक है ना, कौन कौन सी उसमें योजनाएं चलाने की कोशिश कर रहा है, तो इन सबको बताना है। बस कहीं पे भी प्रयास, ऐसी हेडिंग नहीं बनानी आपको कि प्रयास लिख के फिर प्रयास इंडिया के बता रहे हैं आप, इस प्रकार से नहीं होगा। आपको केवल टोटल पैराग्राफ में लिखना है। और आपको, मैं समझ रहा हूँ कि आपको अब समझ में आ गया होगा किस प्रकार से पैराग्राफ में लिखना है निबंध को, ठीक है ना। और ये मैंने आपको केवल रूपरेखा बताने की कोशिश की कि रूपरेखा किस प्रकार से हम पॉइंटों में बनाते हैं, तो उसके अनुसार हम निबंध को लिखते हैं। तो मैं आशा कर रहा हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। और फिर मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि एक बार और बताना चाहता हूँ कि निबंध जो आप चालू करोगे, इंट्रो लिखोगे 1 पेज में, मतलब उसकी प्रस्तावना लिखोगे 1 पेज में, वो फिर 8 पेजों में आपकी मेन बॉडी आएगी, और फिर जो आपका 1 पेज में आपका निष्कर्ष जाएगा 1000 वर्डों में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक। और कहीं पे भी शुरुआत में जब आप प्रस्तावना लिखना चालू करोगे तो प्रस्तावना नहीं आपको लिखना है, आप सीधा पैराग्राफ लिखना है। आपको बताना नहीं है कहाँ से हम प्रस्तावना लिख रहे हैं। जहाँ से आप मुख्य भाग चालू करोगे, मुख्य भाग आपको बताना नहीं है, बस आपको जो प्रस्तावना का पैराग्राफ होगा वो छोड़ के आपको अगले पेज से मेन बॉडी लिखना चालू कर देना है, ठीक है ना। जब आप निष्कर्ष पे पहुँचोगे तो मेन बॉडी का जो पैराग्राफ होगा लास्ट वाला 2 लाइन छोड़ के फिर अगले पेज से निष्कर्ष लिखना चालू कर देना है। तो इस प्रकार से आपको करना है। कहीं पे भी हेडिंग नहीं डालनी है। कोई विशेषता बताए तो विशेषता ऐसी कोई हेडिंग डाल के नहीं लिखना है आपको, ऐसी कोई भी हेडिंग नहीं बताना, केवल पैराग्राफ में बेनारिक इन सब चीज़ों का आप यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, निबंध को लिखना है। और आपको सोर्स में बता दूँ, निबंध के लिए आपका सोर्स जो रहेगा, आप जो 1000 वर्ड का जो निबंध रहेगा, इसके लिए आप कोई भी बुक जो मार्केट में किसी भी कोचिंग की हो आप उसको ले सकते हो, ठीक है ना। उसके अनुसार आप निबंधों को पढ़ सकते हो। उन निबंधों को पढ़ के आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कंटेंट हमें डालना क्या क्या है। फिर आप अपने आप से अनुभव करोगे कि ये कंटेंट हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। इसमें आपको आपका जो 4th पेपर होगा उसकी नॉलेज भी काम आएगी, जो आपके विचारक होंगे उसकी नॉलेज भी आपको काम आएगी, कहीं ना कहीं हिस्ट्री की नॉलेज भी आपको काम आएगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको क्या होने वाली है, काम आने वाली हैं। तो उनसे आपको कंटेंट पता चलेगा कि कंटेंट किसी, यदि कोई ऐसा टॉपिक आता है तो उसके अंदर क्या कंटेंट डाला जाता है। तो आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ले लेना, निबंध मंजूषा करके आती है, निबंध मंजूषा, ठीक है ना, निबंध मंजूषा, वो लिख लेना, उससे निबंध दे सकते हैं आप। करंट के जो निबंध हैं उसके लिए आप PD, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल आती है, क्रॉनिकल हिंदी में आती है, क्रॉनिकल को दे सकते हो। और घटना चक्र, इसमें क्या होते हैं, करंट के निबंध आते हैं। जो आपको 500 वर्ड का निबंध मिलेगा वो करंट का मिलेगा, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, इनसे वो उनको तैयार कर सकते हो। इन सबको कंपाइल करके अपने निबंध बना लो। जो मेन बर्निंग टॉपिक है उनके ऊपर क्या कर लो, निबंध बना के रख लीजिए आप। तो इस प्रकार से ये आपको आ सकता है, ठीक है ना। और निबंध को लिखने से पहले सबसे पहले शुरुआत करो हिस्ट्री से, उसकी जियोग्राफी बताओ कि कौन से एरिया का क्या कैसा, ठीक है, समझ रहे। इन सब चीज़ों को आपको बहुत सारे आयामों में उसको क्या करना है, लिखने की कोशिश करनी है। तो इस प्रकार से आपको करना था। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, धन्यवाद। और आप हमारे जो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप, इस बटन पे आप क्लिक करते हैं आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। और आप हमें यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, धन्यवाद।